एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक अजीब सीन से, जहां कोई एक लड़की से कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी अपने क्लोथ्स को चेंज करो। जिस पर वो लड़की, जिसके पिंक बाल होते हैं, काफी शर्मा रही होती है, क्योंकि जो कपड़े उसे दिए गए थे उनमें ब्लैक स्टॉकिंग्स भी थीं। पर वो लड़का तभी उसको पहनने को बोलता है। वो पिंक हेड लड़की कहती है कि हो सकता है ये पहनकर वो जल्दी भाग सके, पर इन कपड़ों को पहनकर उसे शर्म आ रही है। फिर हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो बोलता है कि क्यों नहीं, तुम्हारे पुराने कपड़े खराब हो गए थे तो जल्दी यही पहन लो। फिर वो आगे बोलता है कि क्या सब सामान पैक है, हमें यहाँ से जाना है। वो लड़की, जिसका नाम शाओ टाओ होता है, बोलती है कि हाँ, मैंने ब्रदर ये जेंग का फेवरेट केक, टी और पैनकेक पैक कर लिया है। ये सुनकर ये जेंग बोलता है कि अरे, हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं, पिकनिक नहीं जा रहे। पर शाओ उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और दो डॉल्स निकालकर दिखाते हुए बोलती है कि ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजर जो ब्रदर ये ने दिया था। ये सब देखकर ये जैंग बोलता है कि तुमने ज्यादा टाइम ये सर्च करने में लगा दिया, चलो अब चलते हैं। पर ये जैंग ये देखकर शर्मा रहा था। फिर हमें पास्ट का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहां ये जैंग ने एक सेक्ट को ज्वाइन किया था जिसका नाम हेहुआन सेक्ट था। ये देखकर ये जैंग सोचता है कि बस ये लोग मेरे एप्टीट्यूड को चेक न करें। ऐसा ही होता है। वो बताता है कि जब उसने हेहुआन सेक्ट ज्वाइन किया तो पता चला कि ये लोग एप्टीट्यूड चेक नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ मेनली जॉयस यूनियन या डुअल कल्टीवेशन होता है। पर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अब ज़ेंग इमॉर्टैलिटी को कल्टीवेट कर सकता था। पर ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चला। उसके सेक्ट ज्वाइन होने के कुछ टाइम बाद ही कल्टीवेशन वर्ल्ड में फाइट्स शुरू होने लगती हैं, जहां हेहुआन सेक्ट को एक विलेन सेक्ट बता दिया गया था और इसी के साथ एक वॉर शुरू हो गई। पर ज़ेंग आगे बताता है कि वो बस एक आउटर डिसाइपल था, इसलिए उसे वॉर में आगे भेज दिया गया था। पर वो कैसे भी बच गया था। कुछ महीने पहले ही मिशन करते वक्त वो काफी इंजर्ड हो गया था और कोमा में चला गया था, लेकिन उसे शाओटाओ ने बचा लिया था और ऐसे ही वो शाओटाओ के घर रहा और अपनी इंजरीज को हील करता रहा। उसने कभी सेक्ट वापस जाने का नहीं सोचा। पर कुछ टाइम पहले उसने दो पावरफुल बीस्ट्स को फाइट करते देखा जो अलग अलग सेक्ट्स के थे, इसलिए उसने यहां से भागने का प्लान बना लिया। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां ज़ेंग शाओ के साथ भाग रहा होता है और शाओ को उसका हाथ कस के पकड़कर रखने को बोलता है। वहां से जाते वक्त शाओ पूछती है कि क्या वे लोग फिर घर आ पाएंगे। इस पर ज़ेंग बोलता है कि जब तक हम दोनों साथ हैं वही हमारा घर है, अब जल्दी चलो। फिर जैंग अपना इंट्रो देता है और बताता है कि उसका नाम ये जैंग है, जो एक आउटर डिसाइपल है और साथ ही एक ट्रांस माइग्रेटर भी है। पर जब वो ट्रांस माइग्रेट होकर इस दुनिया में आया था तो उसके पास एक सिस्टम भी था, लेकिन जैंग उसे एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, जिसके चलते उसके पास कोई टैलेंट नहीं आ पाया और वो किसी भी सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। जब जैंग देखता है तो उसके पीछे जेड मेडन सेक्ट की सेक्ट मास्टर खड़ी थी, जो गोल्डन कोर रेलम पर थी। तभी एक फीमेल डिसाइपल कहती है कि उन्होंने हेहुआन सेक्ट के एक चोर को पकड़ लिया है, क्या वे लोग उसे मार दें। लेकिन सेक्ट मास्टर उन्हें रुकने को कहती है, पर तुरंत ही जैंग पर एक अटैक कर देती है, जिससे जैंग नीचे गिर जाता है। फिर सेक्ट मास्टर बोलती है कि अगर वो हेहुआन सेक्ट का नेक्स्ट प्लान बता दे तो वे उसे छोड़ सकती हैं। इस पर जैंग हंसते हुए कहता है कि क्या वे लोग पागल हैं, क्या उन्हें लगता है कि जैंग जैसा कोई प्लान के बारे में जानता होगा। ये सुनकर सेक्ट मास्टर कुछ नहीं बोलती, पर उसकी डिसाइपल बोलती है कि मास्टर गुस्सा मत करिए, मैं अभी इन्हें खत्म कर देती हूँ। सेक्ट मास्टर भी ये करने का ऑर्डर दे देती है। श्याओ जैंग को बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि ब्रदर ये जैंग एक अच्छे पर्सन है, पर वे लोग उसकी बात नहीं सुनते और पहले श्याओ को ही मार देते हैं। श्याओ उनके सामने कुछ भी नहीं थी। ये देखकर जैंग उनसे कहता है कि श्याओ को छोड़ दें, वो कुछ नहीं जानती, फिर वे लोग उसे क्यों मार रहे हैं। ये सुनकर वो डिसाइपल जैंग के चेहरे पर अटैक कर देती है, जिससे जैंग दर्द से चिल्लाने लगता है। सेक्ट मास्टर वहां से जाते हुए अपनी डिसाइपल से कहती है कि उन पर दया मत दिखाना, ये सोचना कि हम लोग ये सब ईवल और डीमन को मारने के लिए कर रहे हैं। ये सुनकर डिसाइपल्स हाँ बोलती हैं और जैंग को मार देती हैं। मरते हुए जैंग बाई निंगबिंग और शेन किंग ची का नाम लेता है। जैंग कहता है कि अगर नेक्स्ट लाइफ जैसा कुछ भी हुआ तो वो उन सबको जाने नहीं देगा और कहानी खत्म। लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन आती है। सिस्टम ने होस्ट की ऑब्सेशन डिटेक्ट कर ली है। सिस्टम अब स्टार्ट होने वाला है, लेकिन सिस्टम एरर देने लगता है और बोलता है होस्ट मरने जा रहा है। एरर एरर, सिस्टम रिपेयरिंग स्टार्ट हो रही है। फिर हमें हेहुआन सेक्ट के फ्रंट लाइन का सीन दिखाया जाता है, जहां जैंग की आंख खुलती है। जैंग सोचता है कि क्या वो मरा नहीं था, पर अब वो कहां है। तभी उसे एक आवाज आती है, जूनियर ब्रदर,
क्या तुम जाग चुके हो? चलो ये अच्छा है। अब ये सीनियर सिस्टर्स अपनी है युआन टेक्निक अच्छे से यूज कर सकती हैं। ये सुनकर जैंग बोलता है कि ये आवाज तो सीनियर सिस्टर फंग चैन यिन की है। देखने में ये यंग लगती है, पर इसका ड्यूअल कल्टीवेशन मेथड बहुत रूथलेस है। जैंग ये भी बताता है कि फंग यंग है, पर वो सेकेंड लेवल ची कॉन्डेंसेशन रेल्म में है। दूसरी तरफ फंग जैंग को देखकर बोल रही होती है कि जब जैंग यहाँ सोया हुआ था तो उसे लगा था कि वो मर गया है, पर अब वो ठीक है, तो चले अपनी सीनियर सिस्टर को चेक करें, कहीं इंटरनल इंजरीज तो नहीं है। लेकिन जैंग तुरंत उठकर बैठ जाता है और फंग से बोलता है कि सीनियर सिस्टर को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिर वो वॉर के बारे में पूछता है, जिस पर फंग कहती है कि वॉर में हम लोग ही जीत रहे हैं। लगता है उसे नहीं पता कि बाई निंग जिसने स्नीक अटैक किया था उसे हे हुआन सेक्ट मास्टर ने हरा दिया है। वो आगे बोलती है कि अब बाई निंग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई है और उसे ट्रैप कर लिया गया है। ये सुनकर जैंग बोलता है कि क्या जेड मेडन सेक्ट हार गया? वो क्यों नहीं मरी? उसे इतनी इंजरीज हुई थी, अभी तो उसे मर जाना चाहिए था। और वो जाते हुए कहता है कि अगर बाई निंग हार गई है तो उसे उससे कुछ पर्सनल काम है। पर जैसे ही वो जाने लगता है, सीनियर सिस्टर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि जैंग को भागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनका काम पूरा नहीं हुआ है। वो आगे बोलती है कि जैंग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पेन फील नहीं होगा। उसके फेस पर एक डेविल जैसी मुस्कान थी। ये देखकर जैंग मन ही मन सोचता है कि उसकी करंट कल्टीवेशन इतनी कम नहीं है कि वो पूरी तरह से निचोड़ लिया जाएगा। लेकिन तभी सिस्टम आता है और बताता है कि सिस्टम पूरी तरह से रिपेयर हो चुका है और होस्ट ने पर्सनैलिटी करेक्शन सिस्टम अवेकन कर लिया है। जैंग शॉक में आ जाता है। क्या सिस्टम? सिस्टम बताता है कि सिस्टम की हेल्प से होस्ट किसी की भी पर्सनालिटी को 100% तक चेंज कर सकता है। लेकिन सिस्टम बताता है कि अगर होस्ट किसी की पर्सनालिटी को सक्सेसफुली चेंज कर देता है तो उसे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। लेकिन जैंग की तरफ से कोई खास रिएक्शन नहीं आता। दूसरी तरफ फेंग क्विंग बोलती है कि लगता है जूनियर ब्रदर भी अपनी सीनियर सिस्टर के साथ डुअल कल्टीवेशन करना चाहता है और पावरफुल बनना चाहता है। पर जैंग देखता है कि सिस्टम ने फेंग क्विंग की इंफॉर्मेशन उसके सामने दिखा दी है। अपीयरेंस अबव एवरेज, एप्टीट्यूड मीडियम, और अगर ये किसी के प्यार में पड़ गई तो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। ये देखकर जैंग सिस्टम को गाली देते हुए बोलता है कि तुझे अभी इतनी देर से आना था, अगर तू पहले आ गया होता तो बहुत कुछ बदल सकता था। फिर जैंग बोलता है कि चलो अब काम स्टार्ट करते हैं। तभी एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से कई चेन्स बाहर आने लगती हैं, जो फेंग क्विंग को पकड़ लेती हैं और उसे खींचकर ले जाने लगती हैं। फेंग क्विंग भी वहां कुछ नहीं कर पाती और जैंग को उसे रोकने के लिए बोलती है। लेकिन जैंग कहता है कि अगर सिस्टम कुछ टाइम पहले आ गया होता तो वो याओ को बचा सकता था। फिर जैंग सिस्टम की स्पेस में चला जाता है। जब जैंग अंदर जाता है तो उसे लगता है कि ये किसी तरह का जेल है। उसे पता चलता है कि यहाँ की ज्यादा जगह अभी सील है और शायद इसे खोलने के लिए कुछ कंडीशंस पूरी करनी होंगी। फिर वो फेंग क्विंग के पास जाता है, जो जैंग से पूछती है कि उसने कौन सा आर्टिफैक्ट यूज किया है उसे ट्रैप करने के लिए। लेकिन जैंग उसकी बात को इग्नोर कर देता है और सीधा सिस्टम से पूछता है कि उसे रिवॉर्ड्स कैसे मिलेंगे। सिस्टम बताता है कि अगर होस्ट किसी दूसरे व्यक्ति की पर्सनालिटी को चेंज कर देता है तो उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और जितना ज्यादा चेंज होगा उतना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। सिस्टम उसे एक दूसरा ऑप्शन भी देता है कि वो डायरेक्टली फिजिकल रिफाइनमेंट कर सकता है, लेकिन इस मेथड में रिवॉर्ड्स काफी कम मिलेंगे। दूसरी तरफ फेंग क्विंग ये सब देखकर रोने लगती है और पूछती है कि वो उसके साथ क्या करने जा रहा है। वहीं सिस्टम बोलता है कि होस्ट कौन सा मेथड यूज करना चाहता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जेंग ने फैंग को अपने बेसमेंट में कैद करके रखा होता है और सिस्टम से पूछता है कि अगर वो फोर्सफुली या डायरेक्टली रिफाइन करे तो उसे किस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा। जिस पर सिस्टम कहता है कि अगर होस्ट उसे डायरेक्टली रिफाइन करे तो वो बॉडी फॉर्जिंग के 6th लेवल तक ब्रेक थ्रू कर सकता है और उसे एक फीनिक्स मार्शल आर्ट भी मिल सकती है। उधर फेंग जो बंधी हुई होती है जेंग से बोलती है कि वो उसे इग्नोर ना करे, लेकिन सिस्टम वहां अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि अगर होस्ट फोर्सफुली इस प्रोसेस को 100% कंप्लीट कर लेता है तो वो टारगेट को डायरेक्टली स्लेव बना सकता है और उसका लेवल भी 2nd लेवल ची कॉन्डेंसेशन रियल्म तक पहुंच सकता है। प्लस में उसे ड्रैगन और फीनिक्स मार्शल आर्ट भी मिल सकती है। जिस पर जेंग कहता है कि वो जानता है कि ये रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अभी उसे ट्रेन कर सके, इसलिए वो डायरेक्टली रिफाइन करना शुरू कर देता है जिससे वो 6th लेवल बॉडी फॉर्जिंग तक पहुंच सके। फिर दिखाया जाता है कि बहुत सारी सॉर्ड्स फेंग के पास जा रही होती हैं, जिस पर फेंग चिल्लाते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर उसे छोड़ दे। वो उससे भीख मांग रही होती है और कहती है कि वो उसकी हर बात मान लेगी। फिर दिखाया जाता है कि वो सॉर्ड्स जाकर डायरेक्टली फेंग की बॉडी के पास रुक जाती है। तभी बाहर से एक आवाज आती है कि जो भी अंदर है वो जल्दी से बाहर आ जाए। फिर सिस्टम मैसेज देता है वेटर्स बाहर दिखाई दिए हैं।
इसलिए होस्ट को जल्दी से कॉन्शियसनेस के साथ रियलिटी में भेजा जा रहा है। इस पर जेंग गुस्सा होते हुए कहता है कि साला, सिस्टम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों करता है। फिर जेंग वहां से बाहर आ जाता है। फिर हमें सिस्टम का प्रोग्रेस दिखाया जाता है जो पहले ही 50% तक पहुंच चुका होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है और बोलता है कि क्या वे लोग अब तक डुअल कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं कि फ्रंट लाइन पर लोगों की कमी हो चुकी है। फिर वो लड़का जेंग तो देखते हुए बोलता है कि जेंग, असिस्टेंट फेंग कहाँ है। इस पर जेंग बोलता है कि असिस्टेंट फेंग को कोई अच्छी कल्टीवेशन की जगह मिल गई है, इसलिए वो वहां से चली गई है। जिस पर वो लड़का जेंग को पकड़कर ले जाते हुए कहता है कि जल्दी यहां से चलो। जिस पर जेंग उड़ते हुए उससे पूछता है कि क्या वो उसे बता सकता है कि उसका काम क्या है। जिस पर वो लड़का बोलता है कि क्या ये पूछना भी जरूरी है, उसे पता ही होगा कि जेड मेड इंसेक्ट मास्टर बाय निंग बिंग कैप्चर हो चुकी हैं। लेकिन कल रात जो भी उसे मारने गया था वो खुद मारा गया और आज बाय निंग बिंग एक केव के अंदर छुपी हुई है। अब सेक्ट मास्टर और बहुत सारे डिसाइपल्स एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं ताकि वे बाय निंग बिंग को पकड़ सकें। ये सुनकर जेंग कहता है कि बाय निंग बिंग, उसे ये नहीं पता था कि अपना रिवेंज लेने का मौका इतनी जल्दी मिल जाएगा। मैं जल्द ही तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फिर हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहां बहुत सारे डिसाइपल्स और सेक्ट एल्डर्स इकट्ठा हुए होते हैं। जहां पर एक एल्डर कहता है कि जल्दी से सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ और सेक्ट मास्टर के इंस्ट्रक्शंस का वेट करो। जहां पर हमें जेंग को भी दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचता है कि ये लोग बस निखावा कर रहे हैं। उसके पीछे एक मेल डिसाइपल कहता है कि अगर वो बाय निंग बिंग को पकड़ लेता तो उसके साथ जो चाहे कर सकता था। जिस पर एक और डिसाइपल कहता है कि वो इसी वजह से यहां आया है, उसे पता है कि जेड मेडन सेक्ट की नंबर 1 ब्यूटी है। जिस पर जेंग अपने मन में सोचता है कि ये लोग एक नंबर के इडियट हैं, लेकिन उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग डिसाइपल होना डिजर्व नहीं करते। तभी सिस्टम जेंग को एक नोटिफिकेशन देता है कि फेंग चिंग का प्रोग्रेस 50% तक पहुंच चुका है, इसलिए होस्ट को 5th लेवल बॉडी फॉर्जिंग का रिवॉर्ड दिया जा रहा है। उसके बगल में खड़ा हुआ डिसाइपल कहता है कि ब्रदर, तुम बहुत ज्यादा ही अमेजिंग हो, तुम बैटल के बीच में भी ब्रेक थ्रू कर सकते हो। जिस पर जेंग कहता है कि ये बस उसकी किस्मत है और अपने मन में सोचता है कि उसने फेंग के साथ कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसका प्रोग्रेस 50% तक कैसे पहुंच गया। फिर हमें सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है जो गोल्डन कोर रेल्म पर था और जिनका नाम झाओ याओ जी था। उनका ऑरा इतना टेरिफाइंग था कि सब लोग उनके सामने झुक जाते हैं। जेंग भी कहता है कि ये पहली बार है जब वो सेक्ट मास्टर को देख रहा है और सच में उनकी पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। उधर सेक्ट मास्टर अपने डिसाइपल्स को एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाने के लिए कहता है। फिर हमें कुछ लड़कियां दिखाई जाती हैं जो सब डिसाइपल्स को पिल्स बांट रही होती हैं। वो बोलती हैं कि ये पिल्स उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करेगी और ये पिल्स स्पेशली सेक्ट मास्टर ने बाय निंग बिंग को पकड़ने के लिए बनाई हैं। जहां पर सब डिसाइपल्स खुशी खुशी उन पिल्स को ले रहे होते हैं और जेंग को भी एक पिल मिलता है। उधर एल्डर सबको कह रहा होता है कि जल्दी से पिल खा लो और चलो बाय निंग बिंग को पकड़ने के लिए। ये सुनकर जेंग अपने मन में सोचता है कि हुआन सेक्ट इतनी अच्छी पिल अपने डिसाइपल्स को कैसे दे सकता है। उसे लगता है कि यहाँ जरूर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो देखता है कि सेक्ट मास्टर सब पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए वो प्रिटेंड करता है कि उसने पिल खा ली है। फिर सेक्ट मास्टर कहता है कि अभी बाय निंग बिंग पूरी तरह इंजर्ड है, अगर तुम सब साथ में अटैक करोगे तो वो पक्का पकड़ी जाएगी। जिस पर सब डिसाइपल्स केव की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन उनमें कुछ अलग था। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं, जिसे देखकर जेंग सोचता है कि सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और उसे पहले से ही लग रहा था कि उस पिल में जरूर कोई प्रॉब्लम है। फिर हमें केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां डिसाइपल्स ने बाय निंग बिंग को ढूंढ लिया था और अब वे उस पर अटैक करने वाले थे। फिर हमें जेंग को दिखाया जाता है जो बाय निंग बिंग को देखकर कहता है कि बाय निंग बिंग यही है, वो जरूर उसे पकड़ लेगा। फिर हमें बाय निंग बिंग को दिखाया जाता है जो बोलती है कि तुम लोग हुआन सेक्ट के लोग, तुम लोग मुझे पकड़ने के लिए इतनी गंदी हरकतें कर रहे हो। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज करती है और बहुत सारे डिसाइपल्स को मार देती है, जिसे देखकर जेंग कहता है कि बाय निंग बिंग को देखकर लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है, लेकिन अगर उसकी करंट कल्टीवेशन सिर्फ बॉडी फॉर्जिंग लेवल पर है और वो बाय निंग बिंग से लड़ने गया तो पक्का मर जाएगा। तभी हमें बाय निंग बिंग के आसपास डिसाइपल्स दिखाए जाते हैं जिनकी बॉडीज अचानक फटने लगती हैं और वहां एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसकी वजह से बाय निंग बिंग और भी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। ये देखकर बाय निंग बिंग बोलती है कि ये सब बॉडीज अपने आप कैसे एक्सप्लोड हो गईं, और तभी उन बॉडीज के एक्सप्लोड होने से एक अजीब सा मिस्ट
पूरे एरिया में फैलने लगता है। फिर हमें केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां एक एल्डर सेक्ट मास्टर से कहता है कि जो पिल्स उन्होंने डिसाइपल्स को दी थीं, वे सब एक्सप्लोड हो चुकी हैं। क्या आप वे लोग जाकर बाई निंगबिंग को पकड़ लें? लेकिन सेक्ट मास्टर कहता है कि उन्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। वो आगे बताता है कि जब उन सब की बॉडीज एक्सप्लोड करती हैं, तो वे एक टाइप का पॉइजनस मिस्ट रिलीज करती हैं। फिर हमें केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां बाई निंगबिंग होती है। वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही होती। उसे लगता है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हॉट फील कर रही है। बाई निंगबिंग पहले तो चुप कर अपनी कंडीशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है। वह तुरंत अटैक कर देती है और पूछती है कि वहां कौन है। लेकिन अगले ही पल उसके सामने ये ज़ेंग आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। बाई निंगबिंग को यकीन ही नहीं होता कि कल वाला हैवान सेक्ट का डिसाइपल अभी तक जिंदा है। बाई निंगबिंग गुस्से में बोलती है कि हैवान सेक्ट के लोग सच में बहुत घटिया तरीके इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ ज़ेंग सिस्टम से पूछता है कि क्या इतनी बुरी पर्सनैलिटी वाली लड़की को सिस्टम स्पेस में ले जाया जा सकता है। लेकिन सिस्टम स्कैन करके बताता है कि बाई निंगबिंग की हॉस्टिलिटी अभी सिर्फ 50% है और करेक्शन की कंडीशंस अभी पूरी नहीं हुई हैं। ये सुनकर ज़ेंग डिसाइड करता है कि उसे बाई निंगबिंग की हॉस्टिलिटी 100% तक बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए वह उसे जानबूझकर प्रवोक करना स्टार्ट कर देता है। वह बाई निंगबिंग का मजाक उड़ाता है और कहता है कि जेड मेडन सेक्ट की महान सेक्ट मास्टर को इतनी बुरी हालत में देखना काफी अजीब लग रहा है। वो आगे बोलता है कि उसके सेक्ट के सारे एलीट्स मर चुके हैं और अब उसकी हालत भी बहुत बुरी हो गई है। ज़ेंग रुकता नहीं और भी ज्यादा जहर भरी बातें बोलने लगता है। वह कहता है कि अगर वो बाई निंगबिंग की जगह होता तो कब का मर चुका होता। यहाँ तक कि वो उसका मजाक उड़ाते हुए सरेंडर करने की सलाह भी दे देता है। ये सब सुनकर बाई निंगबिंग का गुस्सा कंट्रोल से बाहर होने लगता है। पॉइजन का असर, इंजरीज और ज़ेंग की बकवास मिलकर उसका दिमाग गर्म कर देते हैं। आखिर में बाई निंगबिंग चिल्लाते हुए सीधा अटैक कर देती है। वह कसम खाती है और उसके साथ धोखा करने वाले सब लोगों को अपने हाथों से मारेगी और सबसे पहले ज़ेंग को खत्म करेगी। ये देखकर ज़ेंग तुरंत सिस्टम से पूछता है कि क्या अब हॉस्टिलिटी 100% हो गई है, लेकिन सिस्टम स्कैन करके बताता है कि हॉस्टिलिटी अभी सिर्फ 90% तक पहुंची है। ये सुनकर ज़ेंग शॉक में पड़ जाता है। तभी बाई निंगबिंग का अटैक उस तक पहुंच जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त क्लैश शुरू हो जाता है। बाई निंगबिंग अपनी तलवार को कंट्रोल करके अटैक कर रही होती है, जबकि ज़ेंग लगातार बचने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाई निंगबिंग का अटैक ऑलमोस्ट ये ज़ेंग तक पहुंच ही जाता है, लेकिन उसी वक्त उसकी बॉडी अचानक कमजोर पड़ने लगती है और उसकी तलवार भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ज़ेंग ये देखकर समझ जाता है कि पॉइजन अपना काम दिखाना स्टार्ट कर चुका है। उधर बाई निंगबिंग खुद भी हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ क्यों नहीं बच रही। धीरे धीरे उसकी कंडीशन और ख़राब होने लगती है और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म फील करने लगती है। फिर हमें केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां सब लोग सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एक एल्डर बताता है कि बाई निंगबिंग अब एफ्रोडीजियक पॉइजन को ज़्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। उनका प्लान है कि पॉइजन को उस पर पूरी तरह असर करने दिया जाए और उसके बाद उसे ईजिली कैप्चर कर लिया जाए। सब लोग अपने प्लान पर खुश होते हैं और सेक्ट मास्टर की तारीफ करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब बाई निंगबिंग के बचने का कोई चांस नहीं है। फिर हमें वापस केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है। बाई निंगबिंग पॉइजन के असर से बुरी तरह स्ट्रगल कर रही होती है। उसकी इंजरीज पहले से ही सीरियस थीं और अब पॉइजन ने उसकी कंडीशन और खराब कर दी थी। दूसरी तरफ ये ज़ेंग शायद बाई निंग से साथ डुअल कल्टीवेशन किया होता है, जिससे उसका कल्टीवेशन को चेक करता है और उसे पता चलता है कि बाई निंगबिंग के यिन एनर्जी के असर से उसकी कल्टीवेशन डायरेक्ट बॉडी फॉर्जिंग के 6th लेवल तक पहुंच गई है। ये देखकर ज़ेंग काफी खुश हो जाता है। फिर ज़ेंग बाई निंगबिंग को देखकर कहता है कि उसका प्राइमल यिन होली बॉडी सच में बहुत ही पावरफुल है और उसके बहुत सारे यूजेस हैं। ये बात सुनकर बाई निंगबिंग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। बाई निंगबिंग ज़ेंग पर इल्जाम लगाती है कि उसने जानबूझकर उसे इस हालत में पहुंचाया है, लेकिन ज़ेंग उल्टा जवाब देता है कि एक गोल्ड कोर रेल्म एक्सपर्ट को पॉइजन इतनी आसानी से अफेक्ट नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर बाई निंगबिंग और भी ज्यादा एम्बैरेस्ड और फ्यूरियस हो जाती है, लेकिन पॉइजन का असर इतना स्ट्रांग था कि उसके लिए अपने इमोशंस कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। कुछ देर बाद बाई निंगबिंग अचानक अपनी तलवार पकड़ लेती है। अब उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा किलिंग इंटेंट दिख रहा होता है।
वह सीधा जैंग को देखकर कहती है कि क्या उसे सच में लगा था कि थोड़ी देर की इंटीमेसी के बाद वो उसे जिंदा छोड़ देगी। ये बोलते ही बाय निंगबिंग पूरा अटैक लॉन्च कर देती है और चिल्लाकर कहती है कि वह जैंग की जान ले लेगी। तभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है कि बाय निंगबिंग की हॉस्टिलिटी फाइनली 100% तक पहुंच गई है और अब करेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। ये देखकर जैंग काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वही चीज वो इतनी देर से चाह रहा था। लेकिन अगले ही सेकंड सिस्टम एक और मैसेज देता है। सिस्टम बताता है कि उसके पास अभी इतने प्रिजन सेल्स ही नहीं हैं कि वो टेम्पररी तौर पर बाय निंगबिंग को डिटेन किया जा सके। ये मैसेज देखकर जैंग का चेहरा तुरंत बदल जाता है क्योंकि इतनी मेहनत से हॉस्टिलिटी 100% तक पहुंच गई थी। जैंग को अचानक फेंग क्विंग यान याद आती है जो पहले से सिस्टम स्पेस में बंद थी। जैंग तुरंत सिस्टम को ऑर्डर देता है कि फेंग क्विंग यान को बाहर निकाल दिया जाए और उसकी जगह बाय निंगबिंग को डाल दिया जाए। अगले ही पल चेन्स बाय निंगबिंग को चारों तरफ से जकड़ लेती हैं। बाय निंगबिंग कुछ समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी कल्टीवेशन और स्ट्रेंथ होने के बावजूद वह उन चेन्स से छूट नहीं पाती। फिर सिस्टम फाइनली बाय निंगबिंग को कैप्चर करके अपने प्रिजन स्पेस के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ये देखकर जैंग चैन की सांस लेता है क्योंकि अगर एक सेकंड भी देर हो जाती तो बाय निंगबिंग का अटैक उस तक पहुंच जाता। उधर बाय निंगबिंग जब होश में आती है तो खुद को एक अजीब जगह पर बंधा हुआ पाती है। वो शॉक में पूछती है कि ये जगह क्या है और उसकी कल्टीवेशन पावर काम क्यों नहीं कर रही। तब जैंग उसके सामने आता है और सीधा बोलता है कि अब यहाँ सब कुछ उसके कंट्रोल में है। इस जगह पर बाय निंगबिंग की लाइफ भी उसी के हाथ में है। ये सुनकर बाय निंगबिंग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो पूछती है कि जैंग असल में है कौन और उसके पास इतने अजीब मेथड्स कहां से आए। लेकिन जैंग उसके सवालों का जवाब देने के बजाय उसकी सिचुएशन याद दिलाता है कि अभी वो प्रिजनर है। फिर जैंग सिस्टम से पूछता है कि अगर बाय निंगबिंग को 100% करेक्ट कर दिया जाए तो रिवॉर्ड क्या मिलेगा। सिस्टम बताता है कि अगर करेक्शन कंप्लीट हो गई तो टारगेट डायरेक्ट एनस्लेव हो जाएगा और जैंग की कल्टीवेशन भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म तक पहुंच सकती है। साथ ही उसे एक स्पेशल फिजिक भी मिलेगा। ये रिवॉर्ड सुनकर जैंग की आंखें चमक उठती हैं। उसे समझ आ जाता है कि बाय निंगबिंग जैसी गोल्ड कोर एक्सपर्ट से मिलने वाला रिवॉर्ड कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। इसके बाद जैंग डिसाइड करता है कि उसे करेक्शन प्रोसेस को और अग्रेसिवली कंटिन्यू करना होगा। वो कहता है कि इतने बड़े रिवॉर्ड्स के लिए उसे बाय निंगबिंग की ट्रेनिंग और भी हार्ड करनी पड़ेगी। ये सुनकर बाय निंगबिंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उसे लगने लगता है कि शायद उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो पहली बार थोड़ी घबराहट दिखाती है और जैंग को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी सिस्टम एक वार्निंग देता है कि होस्ट के आसपास दूसरे कल्टीवेटर्स आ रहे हैं। बाहर की सिचुएशन फिर से डेंजरस हो रही थी। ये वार्निंग देखकर जैंग इरिटेट हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि हर बार जब कोई इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होने वाला होता है तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां सेक्ट मास्टर और कई एल्डर्स केव के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। उन्हें देखते ही ये जैंग का चेहरा उड़ जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि अगर इन लोगों ने उसे यहां देख लिया तो उसकी मौत पक्की है। ये सब देखकर जैंग अपने मन में बस एक ही बात सोचता है, अब तो मैं गया। इसीलिए वो खुद पर ही अटैक करके अपने आप को इंजर्ड कर लेता है ताकि वो इस सिचुएशन से बच सके। फिर हमें सेक्ट मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो अब इस मामले को क्लियर करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद सब लोग बाय निंगबिंग को खोजने लगते हैं। तभी एक डिसाइपल सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट देता है कि वहां पर उन्हें सिर्फ एक आदमी और एक और औरत मिली है और जितने भी आउटर डिसाइपल्स थे वे सब पहले ही एक्सप्लोड हो चुके हैं। लेकिन वो झिझकते हुए बताता है कि वहां बाय निंगबिंग का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। ये सुनकर सेक्ट मास्टर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें फेंग क्विंग योंग का सीन दिखाया जाता है जो अभी भी कंफ्यूज्ड होती है कि वो कहाँ है। तभी सेक्ट मास्टर अपनी पावर से उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उससे पूछने लगता है। वो कहता है कि उसके प्लान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाय निंगबिंग वहां से भाग पाई हो। इसके बाद सेक्ट मास्टर फेंग क्विंग योन से पूछता है कि जल्दी बताओ बाय निंगबिंग कहाँ छुपी हुई है। लेकिन फेंग क्विंग योन जवाब देती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर एक एल्डर बोलता है कि सेक्ट मास्टर को खुद को शांत करना चाहिए, वे लोग पूरी जगह को एक बार फिर से सर्च कर सकते हैं। लेकिन सेक्ट मास्टर एल्डर की बात नहीं सुनता। वो फेंग क्विंग योन को पकड़कर बोलता है कि तुम और कितनी देर तक बाय निंगबिंग होने का प्रिटेंड करोगी? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ अपनी कल्टीवेशन और अपीयरेंस चेंज करके तुम उसे धोखा दे सकती हो? तभी पीछे से एक एल्डर पूछता है कि सेक्ट मास्टर, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ आखिर हुआ क्या है? इस पर सेक्ट मास्टर बताता है कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है वो असल में बाय निंगबिंग ही है जो डिस्गाइज का यूज कर रही है।
लेकिन सेक मास्टर जवाब देता है कि बाई निंग बिंग ने किसी तरह की डिस्गाइज टेक्निक और कल्टीवेशन मेथड का यूज किया है, इसीलिए उसका अपीयरेंस और ऑरा दोनों बदल गए हैं। इसके बाद सेक मास्टर ये जेंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता तो यहाँ अभी भी एक विटनेस मौजूद है। ये सुनकर फेंग क्विंगियन तुरंत ये जेंग की तरफ देखती है। उसे देखते ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन सेक्ट मास्टर तुरंत पीछे से अटैक कर देता है और कहता है कि क्या उसे लगता है कि वो उसे एक और मौका देगा। अगले ही पल वो एक टेक्निक यूज करता है जिससे बहुत सारी एनर्जी स्वॉर्ड्स और चेन्स जैसी चीजें निकलकर फेंग क्विंगियन को पूरी तरह से बांध देती हैं। इसके बाद सेक्ट मास्टर अपने एल्डर्स से कहता है कि जल्दी से जाकर उस लड़के को उठाकर यहाँ लेकर आओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक एल्डर जाकर ये जेंग को एक पिल देता है, जिसे खाते ही ये जेंग होश में आ जाता है और अपना नाटक खत्म कर देता है। वो एल्डर का शुक्रिया करता है और कहता है कि उन्होंने उसकी जान बचा ली, लेकिन एल्डर अपने मन में सोचता है कि ये जेंग को अभी तक सच्चाई का पता नहीं है, इसलिए जो भी आगे होने वाला है उसके लिए उसे थोड़ा दुख महसूस होता है। तब ये जेंग पूरी कहानी बताना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि जैसे ही वो केव के अंदर गया, उसने देखा कि उसके सीनियर ब्रदर्स और जूनियर ब्रदर्स एक एक करके एक्सप्लोड हो रहे थे। उसके बाद उसने बाई निंगबिंग को देखा जो पहले से ही बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, लेकिन तभी उसने देखा कि बाई निंगबिंग ने किसी तरह की टेक्निक का यूज करके अपना अपीयरेंस चेंज कर लिया था। ये सुनकर सेक्ट मास्टर कहता है कि उसे पहले ही लग रहा था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। उधर हमें फेंग क्विंगियन को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा होती है। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन अपनी हालत की वजह से कुछ कह नहीं पाती। इसके बाद सेक्ट मास्टर अपने एल्डर्स से कहता है कि जल्दी से इस लड़की को ले जाओ और उसे सील कर दो। वॉर खत्म होने के बाद वो पर्सनली उसे रिफाइन करेगा और उसे एक पावरफुल कॉल्ड्रन बनाएगा। ये सुनकर एल्डर्स तुरंत फेंग क्विंगियन को लेकर वहां से चले जाते हैं। जाते हुए फेंग क्विंगियन अपने मन में कसम खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये जेंग को कभी नहीं छोड़ेगी। फिर हमें ये जेंग को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है कि सीनियर सिस्टर फेंग ने उसके कल्टीवेशन और एडमिशन में काफी मदद की थी, इसलिए वो उसका दिल से शुक्रिया करता है। इसके बाद हमें सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है जो कहता है कि अब जेड मेडन सेक्ट उनके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं रहा, लेकिन फ्रंट लाइन पर वॉर अभी भी चल रही है, इसलिए उन्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। ये सुनकर सब लोग उसके साथ चलने लगते हैं, लेकिन तभी सेक्ट मास्टर अचानक रुक जाता है। वो सोचता है कि जिन डिसाइपल्स ने उस पिल को खाया था उन सब की बॉडीज एक्सप्लोड हो गई थी, लेकिन ये जेंग अभी तक जिंदा कैसे है। ये सोचकर वो तुरंत ये जेंग से सवाल पूछने लगता है। उधर ये जेंग अपने मन में सोचता है कि उसे पहले से ही पता था कि कोई ना कोई उस पर शक जरूर करेगा, इसलिए उसने पहले ही एक प्लान तैयार कर रखा था। तब सेक्ट मास्टर उससे पूछता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। इस पर ये जेंग जवाब देता है कि उसे भी पूरी तरह से नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने उस एलिक्सिर को निगला उसकी बेली के पास अचानक बहुत तेज दर्द फील होने लगा था। जेंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि जब उसने बाई निंगबिंग पर अपना पाम स्ट्राइक यूज किया था तो उस अटैक के इम्पैक्ट से वो बहुत दूर जाकर गिर गई थी और उसके बाद वो बेहोश हो गया था। ये सुनकर एक एल्डर सेक्ट मास्टर से कहता है कि ये जेंग पहले सिर्फ 3rd लेवल बॉडी टेम्परिंग रेल्म पर था, लेकिन अब वो डायरेक्टली 9th लेवल तक पहुंच चुका है। हो सकता है कि उसने किसी तरह का स्पेशल ड्रग या फिजिक अवेकन किया हो जिसकी वजह से वो उस पॉइजन के इफेक्ट को सर्वाइव कर पाया। ये सुनकर सेक्ट मास्टर कहता है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। वो आगे कहता है कि एल्केमी हॉल में भी एक डिसाइपल की जरूरत है, इसलिए क्या एल्डर न्याओ उसे अपने साथ ले जाना चाहेगा। ये सुनकर एल्डर न्याओ और सेक्ट मास्टर दोनों एक अजीब सी स्माइल के साथ ये जेंग को देखने लगते हैं। फिर एल्डर न्याओ मुस्कुराते हुए बोलता है कि आज से ये जेंग उसका पर्सनल डिसाइपल होगा। ये सुनकर जेंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तुरंत उनके सामने झुककर उनका शुक्रिया करता है। वो कहता है कि सेक्ट मास्टर और एल्डर ने उस पर इतनी बड़ी कृपा की है और वो मरते दम तक सेक्ट के लिए अपना सब कुछ दे देगा। इसके बाद सब लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जेंग अपने मन में सोचता है कि ये दोनों बुढ़े जरूर उसके खिलाफ कोई ना कोई स्कीम बना रहे हैं और उसे इनसे संभल कर रहना होगा। फिर सब लोग वहां से चले जाते हैं और हमें एल्केमी हॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एल्डर न्याओ जेंग से कहता है कि आज से वो उसका पर्सनल डिसाइपल है और उसे जो भी चाहिए होगा वो सीधा उससे मांग सकता है, लेकिन जेंग अपने मन में सोचता है कि इस बुढ़े आदमी के दिमाग में जरूर कोई अलग ही प्लान चल रहा है। बाहर से वो एक अच्छा और लॉयल चेहरा बनाकर बोलता है कि वो मरते दम तक अपने मास्टर का साथ देगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है कि ये सब सिर्फ एक्टिंग है और अगर कुछ गलत हुआ तो वो सबसे पहले यहां से भाग जाएगा। तभी एल्डर न्याओ अचानक बहुत सारी पिल्स निकालता है और जेंग के सामने रख देता है। फिर वो जेंग से कहता है कि जल्दी से इन सब पिल्स को खा लो। ये देखकर जेंग तुरंत शॉक में पड़ जाता है।
फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एल्डर न्याओ जेंग के साथ बैठे होते हैं। जेंग उनसे कहता है कि उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है और अगर वो इतनी सारी पिल्स खा लेगा तो हो सकता है कि उसकी बॉडी उन पर रिएक्ट ही ना करे। ये सुनकर एल्डर न्याओ कहते हैं कि क्या वो डर गया है। उन्हें तो लगा था कि जेंग ने कोई स्पेशल ड्रग लिया है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इतनी रेजिस्टेंस आ गई है। बहुत सारी पिल्स को देखकर जेंग अपने मन में सोचता है कि अब उसे समझ आ गया है कि एल्डर न्याओ ने उसे पर्सनल डिसाइपल क्यों बनाया था। ये बुढ़ा उसे एक कॉल्ड्रन की तरह टेस्ट करना चाहता है और उसकी बॉडी पर मेडिसिन का इफेक्ट देखना चाहता है। जेंग कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन एल्डर न्याओ तुरंत उससे पूछते हैं कि क्या उसने पहले उन सबसे झूठ बोला था। वो गुस्से में कहते हैं कि अगर जेंग झूठ बोल रहा होगा तो उसे पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या हो सकता है। ये सुनकर जेंग अपने मन में सोचता है कि अगर वो अब कुछ उल्टा करेगा तो लोग उस पर और ज्यादा शक करने लगेंगे, इसलिए अब उसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। आखिर में जेंग एक पिल उठा लेता है और कहता है कि वो पहले सिर्फ एक पिल ट्राई करेगा। ये सुनकर एल्डर न्याओ कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो एक एक करके सब पिल्स खा सकता है, बस उसकी बॉडी में जो भी रिएक्शन होगा उसे रिकॉर्ड करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एल्डर न्याओ जेंग को ऑब्जर्व करते हुए नोट्स लिख रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें कुछ महसूस होता है और पूरी जगह हिलने लगती है। उसी वक्त एक डिसाइपल दौड़ते हुए आता है और बताता है कि राइटियस फैक्शन के लोग फिर से अटैक कर रहे हैं। ये सुनकर एल्डर न्याओ तुरंत उठकर जाने लगते हैं। तब जेंग बोलता है कि मास्टर को जल्दी से बाहर की सिचुएशन संभालनी चाहिए, वो यहाँ सब पिल्स टेस्ट करके रिजल्ट तैयार रखेगा। ये सुनकर एल्डर न्याओ भी फ्रंटलाइन की तरफ निकल जाते हैं और सब डिसाइपल्स को भी एनिमी का सामना करने के लिए बुलाते हैं। एल्डर न्याओ के जाते ही जेंग अपने मन में सोचता है कि ये उसके लिए भागने का परफेक्ट चांस है, लेकिन तभी उसकी नजर एल्डर न्याओ के पास रखी हुई बहुत सारी मेडिसिन्स पर पड़ती है। ये देखकर जेंग सोचता है कि क्या उसे भागने से पहले ये सब मेडिसिन्स अपने साथ नहीं ले लेनी चाहिए। इसके बाद जेंग सिस्टम को ऑर्डर देता है कि बाई निंगमिंग को बाहर निकाला जाए। अगले ही पल बाई निंगमिंग सिस्टम स्पेस से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही बाई निंगमिंग खुश हो जाती है और सोचती है कि आखिरकार वो उस अजीब जेल जैसी जगह से निकल आई है। लेकिन तभी उसकी नजर जेंग के हाथ में पकड़ी हुई पिल पर पड़ती है। उसे लगता है कि ये कोई हाई ग्रेड एलिक्सिर है जो उसकी कल्टीवेशन रिकवर करने में मदद कर सकता है। इसलिए वो नाटक करते हुए जेंग से कहती है कि शायद उस बॉटल में रखी मेडिसिन उसकी कल्टीवेशन रिकवर करने में मदद कर सकती है। ये सुनकर जेंग भी सोचता है कि एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही बाय निंगबिंग झट से पिल छीन लेती है और उसे सीधा निगल जाती है। ये देखकर जेंग शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या उसने सच में पिल खा ली। उधर बाय निंगबिंग को लगता है कि अब उसकी कल्टीवेशन रिकवर हो जाएगी। वो खुशी से कहती है कि उसे अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर फील हो रही है, लेकिन अगले ही पल उसकी बॉडी में फिर से कुछ अजीब होने लगता है। तब उसे पता चलता है कि ये कोई कल्टीवेशन रिकवरी एलेक्सिर नहीं था, बल्कि ये भी पहले वाली टाइप की मेडिसिन थी जो उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा गर्म करने लगती है। ये देखकर जेंग तुरंत समझ जाता है कि एल्डर न्याओ असल में उस पर इन पिल्स का इफेक्ट टेस्ट करने वाले थे, और फिर वो राहत की सांस लेते हुए कहता है कि अच्छी बात है उसने खुद ये पिल नहीं खाई, वरना अब उसकी हालत भी बाय निंगबिंग जैसी हो जाती। बाय निंगबिंग की हालत फिर से खराब होने लगती है। ये देखकर जेंग अपने मन में सोचता है कि अगर बाय निंगबिंग चाहती है कि वो उसकी मदद करे तो वो जरूर उसकी मदद करेगा, लेकिन उसे और भी ज्यादा मजाक तब आएगा जब बाय निंगबिंग खुद उसके सामने भीख मांगेगी। तभी बाय निंगबिंग दांत पीसते हुए बोलती है कि उसे माफ कर दिया जाए, और वो मान लेती है कि उससे गलती हुई थी। ये सुनकर जेंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि उसने अपनी गलती तो मान ली है, लेकिन उसका एटीट्यूड अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। ये सुनकर बाय निंगबिंग गुस्से से दांत पीसते हुए बोलती है कि अब उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि बाय निंगबिंग का करेक्शन प्रोग्रेस 15% तक पहुंच चुका है और होस्ट का कल्टीवेशन लेवल अब सेकेंड लेवल ऑफ ची कॉन्डेंसेशन रेल्म तक पहुंच गया है। ये देखकर जेंग काफी खुश हो जाता है। वो बाय निंगबिंग को देखते हुए कहता है कि सच में जेड मेडन सेक्ट की महान सेक्ट मास्टर जो सबके सामने इतनी पावरफुल लगती थी, आज उसके सामने मदद की भीख मांग रही है। इसके बाद जेंग उसके साथ ड्यूअल कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां दोनों ड्यूअल कल्टीवेशन के बाद उठ चुके होते हैं। उधर बाय निंगबिंग अपने मन में सोचती है कि वो कभी भी ये सब नहीं करना चाहती थी। उसे पूरा यकीन होता है कि उस बास्टर्ड जेंग ने जरूर उसके साथ कुछ किया है। तभी सिस्टम एक और नोटिफिकेशन देता है कि फर्स्ट करेक्शन मिशन कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही सिस्टम का सेकंड करेक्शन रूम यानी दूसरा प्रिजन सेल भी अनलॉक हो चुका है।
ये सुनकर जेंग काफी खुश हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि अब जब एक नया करेक्शन रूम अनलॉक हो गया है तो शायद उसे कोई और टारगेट ढूंढना चाहिए जिससे वो और रिवॉर्ड्स हार्वेस्ट कर सके। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये झेंग दिखाया जाता है। तभी उसके सिस्टम पर एक वार्निंग आती है। सिस्टम बताता है कि होस्ट के आसपास दूसरे कल्टिवेटर्स की फाइट डिटेक्ट हुई है। ये सुनकर ये झेंग अपने मन में सोचता है कि वो तो लगभग भूल ही चुका था कि अभी फ्रंटलाइन स्ट्रॉन्ग होल्ड पर राइटियस फैक्शन और हेवान सेक्ट के बीच वार चल रहा है। फिर ये झेंग सिस्टम स्पेस से बाहर आते हुए कहता है कि बाहर की फाइट अब काफी ज्यादा भयंकर हो चुकी है, लेकिन उसके लिए ये एक अच्छा चांस भी था क्योंकि वो इस मौके का फायदा उठाकर यहां से भाग सकता था। इसके बाद वो बाई निंगबिंग की तरफ जाता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि अब सोने का टाइम नहीं है, उन्हें जल्दी से इस जगह को छोड़कर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, अचानक उनके पैरों के नीचे का फ्लोर टूट जाता है और दोनों सीधे नीचे गिरने लगते हैं। गिरते समय ये झेंग बाई निंगबिंग को कसकर पकड़ लेता है, लेकिन अगली ही पल दोनों नीचे जाकर जोर से गिरते हैं। उधर बाई निंगबिंग दर्द से चिल्लाने लगती है। फिर ये झेंग अपने आसपास देखने लगता है और कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्केमी हॉल के नीचे भी कोई हिडन स्पेस मौजूद होगा। इसके बाद वह अपने हाथ में आग जलाकर सामने की तरफ रोशनी करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ती है वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहां बहुत सारी वुमन को बांध कर रखा गया होता है और उन्हें कॉल्ड्रन की तरह यूज किया जा रहा होता है। ये सब देखकर ये झेंग का चेहरा भी बदल जाता है। फिर वो कहता है कि ये सभी राइटियस फैक्शन की डिसाइपल है और उनमें से ज्यादातर जेड मेडन सेक्ट की दिखाई दे रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब देखकर जो बाई निंगबिंग होती है वो तुरंत ही उन बंधी हुई लड़कियों के पास पहुंच जाती है और उनमें से एक को देखते हुए कहती है, शियाओ फेंग, तुम ऐसे कैसे हो गई? तुम्हें यहां पर कैसे कैद कर लिया गया? फिर वो बोलती है, ये सब मास्टर की गलती है, मैं तुम लोगों को बचा नहीं पाई। इसके बाद वो उन सबको पकड़कर रोने लगती है। पीछे हमें ये झेंग को दिखाया जाता है जो बोलता है कि हाँ, यहां जितनी भी वुमन है ये सब बाई निंगबिंग की डिसाइपल है। तभी हमें कुछ चेनों की आवाज सुनाई देती है जहां पर एक लड़की बाई निंगबिंग की आवाज को पहचान लेती है। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मास्टर चिल्लाती है। ये सुनकर ये झेंग और बाई निंगबिंग दोनों ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो आवाज सुनकर जो बाई निंगबिंग होती है वो तुरंत बोलती है, ये लांजी है, ये पक्का मेरी डिसाइपल शियाओ लांजी की आवाज है। इसके बाद वो दोनों तुरंत ही उस आवाज की डायरेक्शन में जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शियाओ लांजी होती है उसे चेनों से बांधा हुआ होता है, लेकिन जो लांजी होती है वो बाई निंगबिंग को देखकर बोलती है, मुझे पता था कि मास्टर जरूर मुझे बचाने आएंगी। फिर हमें शियाओ लांजी को दिखाया जाता है जो कि बाई निंगबिंग की सेकंड डिसाइपल होती है। जो बाई निंगबिंग होती है वो अपनी डिसाइपल की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और बोलती है, तुम इस हालत में कैसे पहुंच गई? फिर ये झेंग आगे बढ़ते हुए कहता है, ये हेवान सेक्ट है, इसके लिए तो लक की बात है कि तुम्हारी डिसाइपल अभी तक जिंदा है। फिर ये झेंग उसके एब्डोमेन पर हाथ रखते हुए बोलता है, इसकी स्पिरिचुअल रूट पूरी तरह क्रिपल हो चुकी है, इसके अंदर बस थोड़ी सी कल्टिवेशन बची हुई है। फिर वो आगे बोलता है, बस कुछ ही समय की बात थी और ये भी एक कॉल्ड्रन बन जाती। फिर हमें बैकग्राउंड में दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत सारी वुमन को उसी तरह कॉल्ड्रन बनाकर रखा गया होता है जिन्हें उनकी कल्टिवेशन के लिए यूज किया जा रहा होता है। फिर जो बाई निंगबिंग होती है वो ये झेंग को पकड़ लेते हुए बोलती है कि अगर वो उसके डिसाइपल को सेव कर लेगा तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। ये सुनकर जो ये झेंग होता है वो बोलता है कि उसकी डिसाइपल पहले ही एल्डर वू के लिए कॉल्ड्रन बन चुकी है, उसे बचाने का अब कोई फायदा नहीं है। अगर उसने उसे बचाने की कोशिश की तो शायद एल्डर वू उसे मार भी सकते हैं। लेकिन तभी बाई निंगबिंग अपनी एक स्टोरी बताती है। वो बताती है कि जिस दिन हेवान सेक्ट ने उनके सेक्ट पर अटैक किया था उस दिन उसकी सबसे बड़ी डिसाइपल ने उसे धोखा दे दिया था और डेमोनिक सेक्ट के साथ मिल गई थी, लेकिन लांजी की वजह से ही बाई निंगबिंग की जान बच गई थी, इसीलिए वो वहां से भागकर उस केव तक पहुंच पाई थी। फिर बाई निंगबिंग आगे बोलती है कि अगर वो चाहे तो वो बाई निंगबिंग को कॉल्ड्रन बना सकता है, लेकिन उसे बस उसकी डिसाइपल को जिंदा रखना होगा।
ये सुनकर जो ये झेंग होता है वो कुछ नहीं बोलता। उनकी बात सुनकर जो लांजी होती है वो दांत पीसते हुए बोलती है कि मास्टर, आपको इस डेमोनिक कल्टिवेटर से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। फिर वो बोलती है, क्या आप भूल गई है कि मास्टर ने क्या कहा था? वो आगे बोलती है कि वो मर जाएगी, लेकिन इस तरह के डेमोनिक कल्टिवेटर से कभी मदद नहीं लेगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम ये झेंग को एक मैसेज देता है। सिस्टम बताता है कि नया टारगेट डिटेक्ट हुआ है, शियाओ लांजी, जिसकी होस्टिलिटी अभी होस्ट के लिए 50% है। ये देखकर ये झेंग भी अपने मन में सोचता है कि क्या बात है। फिर सिस्टम आगे बताता है कि अगर उसने शियाओ लांजी को अपने करेक्शन सिस्टम में डाल लिया तो उसे एक अर्थ ग्रेड का स्पेशल ट्रेजर मिलेगा। ये देखकर ये झेंग अपने मन में सोचता है कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसे किसी भी कीमत पर इस डिसाइपल को बचाना ही होगा। फिर वो बाई निंगबिंग को पकड़कर बोलता है कि अब वो उसकी डिसाइपल को बचा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ करना होगा। इसके बाद वो बाई निंगबिंग के कान में कुछ कहता है। फिर वो जोर से बोलता है कि उसे सबके सामने कहना होगा कि वो उसकी स्लेव बन चुकी है और अपनी डिसाइपल को बचाने के लिए उसके लिए कुछ भी कर सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बाई निंगबिंग होती है वो ये झेंग के सामने घुटनों पर बैठी होती है और वो बोलती है कि वो बाई निंगबिंग ये झेंग की वुमन है। लेकिन ये झेंग उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि ऐसा मत सोचो कि वो सिर्फ इतना कह देने से मान जाएगा। इस पर बाई निंगबिंग आगे बोलती है कि वो ये झेंग की स्लेव भी है। तभी सिस्टम मैसेज देता है कि शियाओ लांजी की होस्टिलिटी अब 50% से बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी करेक्शन सिस्टम में एंटर करने की कंडीशन पूरी नहीं हुई है। तभी ये झेंग बाई निंगबिंग को और ह्यूमिलेट करने लगता है, जिससे सिस्टम एक और मैसेज देता है कि अब शियाओ लांजी की होस्टिलिटी 75% तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी करेक्शन सिस्टम में एंटर करने की कंडीशन पूरी नहीं हुई है। ये सब देखकर जो लांजी होती है वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि उसके मास्टर को छोड़ दो, अगर उसे कुछ करना है तो उसके साथ करे। ये देखकर जो ये झेंग होता है वो बोलता है कि वो सच में बहुत ज्यादा लॉयल है। क्या वो लोग भूल गए जब वो लोग उसे मारने आए थे स्टार्टिंग में? क्या उन्हें पता था कि ऐसा दिन भी आएगा जब वो उसके सामने इस तरह भीख मांगेंगे? ये सुनकर जो लांजी होती है वो बोलती है कि अगर उसे पता होता कि ऐसा दिन आएगा तो वो उसी दिन उसे टुकड़ों में बांट देती। ये सुनकर ये झेंग बोलता है कि वो लोग सिर्फ वीक लोगों को बुली करना जानते हैं, उन्हें सच में करेक्ट होने की जरूरत है। ये सुनकर लांजी बोलती है कि वो बहुत ज्यादा शेमलेस है। फिर ये झेंग आगे बोलता है कि उसका मास्टर अभी उसके सामने अपनी जान बचाने के लिए भीख मांग रहा है। फिर हमें सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि शियाओ लांजी की होस्टिलिटी अब 88% तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी करेक्शन सिस्टम में एंटर करने की कंडीशन पूरी नहीं हुई है। ये सुनकर ये झेंग अपने मन में सोचता है कि उसने इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक उसकी होस्टिलिटी 100% तक नहीं पहुंची। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऊपर की छत टूटने लगती है और बहुत सारा मलबा नीचे गिरने लगता है। ये देखकर ये झेंग बोलता है कि वो तो लगभग भूल ही गया था कि अभी भी वो बैटलफील्ड के अंदर है। फिर वो तुरंत ही बाई निंगबिंग को अपने सिस्टम स्पेस के अंदर ले लेता है। ये देखकर जो लांजी होती है वो अपनी मास्टर को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जो ये झेंग होता है वो उसकी चेन को तोड़ देता है और उसे अपने साथ खींच लेता है। फिर वो बोलता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो चुपचाप उसका फॉलो करे। ये सुनकर जो लांजी होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये डेमोनिक कल्टिवेटर आखिर उसके साथ क्या करना चाहता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है। वो बोलता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि जेड मेडन सेक्ट की इतनी सारी डिसाइपल को यहां पर कॉल्ड्रन की तरह रिफाइन किया गया होगा। फिर वो बोलता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई पूरी जेड मेडन सेक्ट को वाइप आउट करने की। वो लोग पनिशमेंट डिजर्व करते हैं। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जहां पर उनमें से एक डिसाइपल बोलता है कि वो शुआनलिंग सेक्ट का इनर सीनियर डिसाइपल लिन शियाओलिन है और वो यहां जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। ये सब देखकर जो लांजी होती है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लोग बाहर से आए होते हैं और ये झेंग दोनों आमने सामने होते हैं और ये झेंग अपने मन में सोचता है कि किस तरह का बुरा दिन है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो राइटियस फैक्शन के लोगों से टकरा जाएगा। अगर वो उनसे अकेले फाइट करे तो वो उनके साथ कोई भी मैच नहीं कर सकता।
तभी पीछे से लांजी चिल्लाते हुए बोलती है, सीनियर डिसाइपल्स, हमें बचा लीजिए। मेरी मास्टर बाई निंगबिंग और मैं दोनों इस डेमोनिक कल्टिवेटर के कंट्रोल में हैं। ये सुनकर ये झेंग अपने मन में सोचता है कि उसे पता था कि ये पक्का कुछ गड़बड़ करेगी। इधर हमें कुछ डिसाइपल को दिखाया जाता है जिनके इरादे कुछ अलग ही होते हैं। उनमें से एक बोलता है, सेक्ट मास्टर बाई निंगबिंग के पास धर्मा बॉडी है, वो सच में यहां पर है। उसे विश्वास नहीं होता कि बाई निंगबिंग इस गार्बेज डेमोनिक कल्टिवेटर के कंट्रोल में आ गई है। वो आगे बोलता है कि अभी तक उसकी सारी कल्टिवेशन खत्म हो चुकी होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो अब वो लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर लांजी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि ये लोग ऐसा सोच सकते हैं। वो बोलती है, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम लोग राइटियस फैक्शन के कल्टिवेटर्स हो। ये सुनकर पीछे खड़ा ये झेंग बोलता है, इडियट लड़की, ईविल और राइटियस का मकसद हमेशा से एक जैसा रहा है। फिर उनमें से एक और डिसाइपल बोलता है कि अगर उसे बाई निंगबिंग मिल गई तो उसके साथ डुअल कल्टिवेशन करना बिल्कुल बुरा नहीं होगा। आखिर उसके पास स्पिरिट होली बॉडी है। फिर ये झेंग बोलता है कि इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में जहां सुप्रीम स्ट्रेंथ होती है वहां राइटियस और ईविल में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन ये झेंग अपने मन में सोचता है कि अब उसके पास एक मौका है जिससे वो लांजी की हॉस्टिलिटी बढ़ा सकता है। फिर वो आगे जाते हुए उस डिसाइपल से बोलता है कि अगर वो लोग बाई निंगबिंग को चाहते हैं तो वो उनकी हेल्प कर सकता है, बस बदले में उन्हें उसे छोड़ना होगा। ये सुनकर वो डिसाइपल बोलता है कि वो बहुत ज्यादा बेवकूफ लग रहा है। फिर वो उसे जल्दी से बाई निंगबिंग को लेकर आने के लिए कहता है। वहां से जाते हुए वो अपने साथ वाले डिसाइपल से कहता है कि जैसे ही काम खत्म होगा वो ये झेंग को भी खत्म कर देंगे। फिर वो लोग लांजी के पास पहुंच जाते हैं। तभी एक डिसाइपल बोलता है, ये लड़की तुम्हारी है, लेकिन सेक्ट मास्टर बाई निंगबिंग मुझे चाहिए। ये सुनकर दूसरा डिसाइपल बोलता है कि वो दोनों मिलकर बांट सकते हैं। इसके बाद वो लोग लांजी के साथ गलत हरकत करने लगते हैं। तभी सिस्टम मैसेज देता है कि लांजी की हॉस्टिलिटी 100% तक पहुंच चुकी है। सिस्टम ये झेंग को बताता है कि अब वो करेक्शन सिस्टम यूज कर सकता है। ये देखकर ये झेंग अपने मन में सोचता है कि आखिरकार उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। फिर हमें शियाओ लांजी का स्टेटस दिखाया जाता है। सिस्टम बताता है कि उसकी कल्टिवेशन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म के 7 लेवल पर है। साथ ही उसके पास स्पिरिट होली बॉडी भी है। इसके बाद सिस्टम मैसेज देता है कि करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और ये झेंग को रैंडमली एक अर्थ ग्रेड ट्रेजर रिवॉर्ड किया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस ट्रेजर का नाम ब्लडथर्स्टी फ्लोइंग लाइट होता है। उसे हाथ में पकड़ते ही ये झेंग को उसके अंदर एक अलग तरह की पावर महसूस होने लगती है। अगले ही पल वो पीछे खड़े एक डिसाइपल पर अटैक कर देता है और बोलता है, चलो मुझे देखने दो कि तुम कितना अच्छा ट्रायल सब्जेक्ट बन सकते हो। फिर वो एक ही अटैक में उस डिसाइपल को मार देता है। तभी सिस्टम मैसेज दिखाता है कि ब्लडथर्स्टी फ्लोइंग लाइट किसी भी ब्लेड टाइप वेपन को एब्जॉर्ब कर सकती है और अपने ग्रेड को खुद अपग्रेड भी कर सकती है। ये देखकर ये झेंग काफी शॉक हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे ऐसा ट्रेजर मिलेगा जो खुद को अपग्रेड कर सकता है। फिर वो मुस्कुराने लगता है क्योंकि अब उसके पास इस लड़ाई को जीतने का एक चांस आ चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सीनियर लिन के साथ डिसाइपल होता है वो बोलता है, सीनियर ब्रदर देखिए, इस डेमोनिक कल्टिवेटर ने अपने कल्टिवेशन को छुपा रखा था और उसके पास एक स्पेशल ट्रेजर भी है। ये सुनकर जो सीनियर लिन होता है वो बोलता है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से एक फॉर्मेशन बनाओ और इस एनिमी को कैद कर लो। फिर वो लोग तुरंत ही फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं और ये झेंग पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये झेंग उन सभी अटैक को डॉज कर लेता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। ये देखकर ये झेंग अपने मन में सोचता है कि क्या ये सब ब्लडथर्स्टी फ्लोइंग लाइट का बफ है। लेकिन तभी एक अटैक आकर उसे लग जाता है। फिर वो बोलता है कि ब्लडथर्स्टी फ्लोइंग लाइट ने अभी तक जितना भी ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब किया था वो लगभग खत्म हो चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो पक्का मर जाएगा। उधर जो सीनियर लिन होता है वो बोलता है, उस डेमोनिक कल्टिवेटर को सांस लेने का मौका मत दो, जल्दी से उसे मार दो और उसका स्पिरिचुअल ट्रेजर ले लो। फिर वो लोग तुरंत ही अपना फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं और वहां पर एक जाइंट स्वॉर्ड बना लेते हैं। इसके बाद वो लोग उस जाइंट स्वॉर्ड से ये झेंग पर अटैक कर देते हैं। उधर ये झेंग उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है।
ये देखकर जो सीनियर लिन होता है वो बोलता है, चलो मुझे देखने दो कि तुम इसे कितनी देर तक होल्ड कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये झेंग लगातार खून की उल्टियां कर रहा होता है और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसे देखकर सीनियर लिन बोलता है कि अब उसके पास फाइट बैक करने की कोई पावर नहीं बची होगी और जल्दी से जाकर उसे मार देने के लिए कहता है। साथ ही वो बोलता है कि उसके स्पिरिचुअल ट्रेजर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सुनकर वो डिसाइपल भी वहां जाने लगता है। फिर वो जाते हुए ये झेंग के पास पहुंच जाता है और उसके ट्रेजर को उठाने लगता है। वो बोलता है कि इस स्वॉर्ड को यूज करने के लिए कम से कम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म की स्ट्रेंथ चाहिए, इसलिए पक्का ये कोई प्रोफाउंड ग्रेड का स्पिरिचुअल ट्रेजर होगा। लेकिन तभी जैसे ही वो उस ट्रेजर को टच करता है, ये झेंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि उसे लगा था कि वो जल्दी ही मर जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग उसकी हेल्प कर देंगे। फिर ब्लडथर्स्टी फ्लोइंग लाइट तुरंत ही उसके ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और अगले ही पल ये झेंग एक दमदार स्लैश मार देता है, जिससे वो डिसाइपल वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर जो सीनियर लिन होता है वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि इस डेमोनिक कल्टिवेटर का ट्रेजर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर वो अकेले उससे फाइट करेगा तो शायद उसका कोई मैच नहीं होगा। इसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर ये झेंग बोलता है, तुम यहां से भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद वो तुरंत अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और सीनियर लिन को भी मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये झेंग बहुत ज्यादा थक चुका होता है और बोलता है कि वो फाइनली जीत चुका था। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि पीछे से लांजी उसकी तरफ आ रही है। ये देखकर ये झेंग बोलता है कि पहले उसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन अब वो उसे मारना चाहती है। फिर वो बोलता है, सच में क्या यही चीज बाय निंगबिंग ने तुम्हें सिखाई है? फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लांजी होती है वो ये झेंग से बोलती है कि उसे माफ कर दे। वो बोलती है कि उसे पता है कि उसने उसकी जान बचाई है, लेकिन फिर भी वो एक डेमोनिक कल्टिवेटर है। अगर वो जिंदा रही तो वो पक्का उसे मार देगी। ये सुनकर ये झेंग लांजी को देखते हुए बोलता है कि जैसा उसे उम्मीद थी, जेड मेडन सेक्ट की डिसाइपल सच में काफी इंटरेस्टिंग है। फिर तुरंत ही ये झेंग सिस्टम को एक ऑर्डर देता है। अगले ही पल सिस्टम का पोर्टल ओपन हो जाता है और वहां से बहुत सारी चेन निकलती है। फिर वो चेन शियाओ लांजी को जकड़ लेती है और उसे वहां से ले जाने लगती है। ये देखकर लांजी बोलती है, ये किस तरह का मैजिकल ट्रेजर है? फिर हमें सिस्टम का मैसेज दिखाया जाता है। सिस्टम बताता है कि शियाओ लांजी को सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया गया है। इसके बाद सिस्टम पूछता है कि क्या होस्ट डायरेक्ट रिफाइनमेंट करना चाहता है या मैंडेटरी करेक्शन करना चाहता है। ये देखकर ये झेंग सिस्टम से पूछता है कि दोनों ऑप्शन के लिए उसे क्या क्या रिवॉर्ड मिलेंगे। फिर सिस्टम बताता है कि अगर वो डायरेक्ट रिफाइनमेंट करता है तो उसकी कल्टिवेशन क्यूई कंडेंसेशन रियल्म के पीक स्टेज तक पहुंच जाएगी। साथ ही उसे एक सुप्रीम ग्रेड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल भी मिलेगी। ये देखकर ये झेंग अपने मन में सोचता है कि ये उसे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल में एडवांस करने का मौका दे सकता है। फिर सिस्टम दूसरा ऑप्शन दिखाता है। सिस्टम बताता है कि अगर वो मैंडेटरी करेक्शन चुनता है और करेक्शन प्रोग्रेस 100% तक पहुंच जाती है तो वो टारगेट को अपनी स्लेव बना सकता है। हालांकि इसमें उसकी कल्टिवेशन नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसे एक स्पेशल फिजिक मिलेगा जिसका नाम मायरियड वुड्स कन्वर्जेंस बॉडी है। ये देखकर ये झेंग थोड़ा शॉक हो जाता है और पूछता है कि ये किस तरह की बॉडी है। फिर सिस्टम बताता है कि मायरियड वुड्स कन्वर्जेंस बॉडी होस्ट को दुनिया की सभी स्पिरिट हब्स और स्पिरिट वेजिटेशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। साथ ही वो उनकी पूरी प्रॉपर्टीज और उन्हें कैसे यूज किया जाता है ये भी समझ सकेगा। ये सुनकर ये झेंग बोलता है कि दूसरे शब्दों में कहें, अगर वो शियाओ लांजी को पूरी तरह करेक्ट कर लेता है तो वो इंस्टेंटली एक एल्केमी मास्टर बन जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये झेंग शियाओ लांजी के पास जाता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि जो वो उसे मारने का सोच रही है उस ख्याल को छोड़ दे। फिर वो बोलता है कि वो उसे कभी नहीं मार सकती। ये सुनकर लांजी बोलती है कि वो उसके साथ क्या करने जा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये झेंग उसकी चेन को एक्टिव करने लगता है। फिर वो लांजी से कहता है कि उसने सुना है कि उसके पास पिल स्पिरिट होली बॉडी है। अगर वो उसके साथ डुअल कल्टिवेशन करे तो उसकी सारी इंजरी हील हो सकती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर
सिस्टम मैसेज देता है कि शियाओ लांजी का करेक्शन प्रोग्रेस 20% तक पहुंच चुका है। फिर हमें ये झेंग को दिखाया जाता है जिसके शरीर से ग्रीन कलर की आभा निकल रही होती है। उसे सिस्टम की तरफ से मायरियड वुड्स एफिनिटी बॉडी का इनिशियल स्टेज रिवॉर्ड मिल चुका होता है। फिर ये झेंग उस बॉडी के इफेक्ट को महसूस करते हुए बोलता है कि उसकी सारी फिजिकल इंजरी पूरी तरह हील हो चुकी है और यहां तक कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर करने की स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर वो अपने कपड़े पहनते हुए बोलता है कि इस बार उसे सच में बहुत अच्छी हार्वेस्ट मिली है। इसके बाद वो शियाओ लांजी को सिस्टम स्पेस में भेज देता है। फिर वो बाई निंगबिंग और शियाओ लांजी दोनों को देखते हुए बोलता है कि उसने सच में 2 ट्रेजर हासिल कर लिए हैं, एक मास्टर और एक डिसाइपल। तभी वहां की जमीन हिलने लगती है और ये झेंग बोलता है कि फ्रंटलाइन स्ट्रॉन्ग होल्ड की सिचुएशन अब बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुकी है, इसलिए उसे जल्दी से यहां से निकलना होगा। फिर वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान वहां पर रखी हुई पिल्स पर जाता है। वहां बहुत सारी पिल्स होती है जो उसकी कल्टीवेशन में हेल्प कर सकती थी। ये सब देखकर ये झेंग बोलता है कि उसने पहले इन पिल्स पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब उसके पास मायरियड वुड्स एफिनिटी बॉडी है तो वो वहां की सभी मेडिसिन को एनालाइज कर सकता है, यहां तक कि सिर्फ उनकी स्मेल से ही उनकी प्रॉपर्टीज पहचान सकता है। फिर वो जल्दी जल्दी वहां रखी हुई सारी पिल्स और मेडिसिन इकट्ठा करने लगता है। वो बोलता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर वू के पास इतनी सारी अच्छी चीजें होंगी। उसे जल्दी से ये सब लेकर यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी जैसे ही वो वहां से जाने लगता है, वो जाकर एक वुमन से टकरा जाता है। ये देखकर ये झेंग बोलता है, तुम कौन हो? ये सुनकर वो वुमन बोलती है, मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहां क्या कर रहे हो। फिर वो आगे बोलती है, तुम हेवान सेट के ट्रेजर हॉल में क्या कर रहे हो? क्या तुम यहां के एलिक्सर चुराने की कोशिश कर रहे हो? तभी ये झेंग की नाक से खून बहने लगता है। पहले वो सोचता है कि शायद ये सिर्फ नोज ब्लीड हो। उसे जितना याद था वो अभी अभी किसी सॉफ्ट चीज से टकराया था, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि ये कोई साधारण नोज ब्लीड नहीं है। ये उसकी ब्लड और क्यूई थी जो अनकंट्रोलेबल होने लगी थी। फिर वो अपने मन में सोचता है कि सिर्फ एक नजर देखने से ही उसकी बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर होने लगी है और वो समझ जाता है कि सामने खड़ी वुमन पक्का हुआंग तियानमे ही है जो इनेट चार्म बोन पोजेस करती है। रूमर्स के अनुसार हुआंग तियानमे के चार्म को कोई भी आदमी आसानी से रेसिस्ट नहीं कर सकता। तभी जो हुआंग तियानमे होती है वो ये झेंग की गर्दन पर अपना वेपन रखते हुए बोलती है, जल्दी से बताओ तुम्हें यहां किसने भेजा है? ये सुनकर ये झेंग अपने मन में सोचता है कि उसे अपने मन को शांत रखना होगा और जल्दी से यहां से निकलने का तरीका सोचना होगा। फिर वो एल्डर के सामने झुकते हुए कहता है कि वो एल्डर वू का नया पर्सनल डिसाइपल है। फिर वो आगे बोलता है कि वो कोई चोर नहीं है, वो बस यहां के सभी एलिक्सर का प्रोटेक्शन कर रहा था। फिर वो नीचे पड़ी डेड बॉडी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अभी कुछ समय पहले 3 लोग यहां अटैक करने आए थे और उसने उन्हें मार दिया। ये सुनकर जो एल्डर होती है वो बोलती है, क्या सच में तुमने इन तीनों को मार दिया? तुमने ये कैसे किया? ये सुनकर ये झेंग अपने मन में सोचता है कि ये वुमन फिर से उसके ऊपर चार्म आर्ट्स का यूज कर रही है और उसके माइंड को रीड करने की कोशिश कर रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चार्म का इफेक्ट धीरे धीरे ये झेंग पर होने लगता है। ये देखकर हुआंग तियानमे अपने मन में सोचती है कि उसके चार्म के अंदर रहने के बाद भी ये झेंग अभी तक अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है। फिर वो बोलती है कि शायद ये सच में एल्डर वू का पर्सनल डिसाइपल बनने के लायक है। ये सुनकर ये झेंग बोलता है कि उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, वो बस एक साधारण डिसाइपल है और ज्यादा कुछ नहीं जानता। फिर हुआंग तियानमे वहां से एक कॉल्ड्रन निकाल लेती है और बोलती है कि अगर उसे अपनी पहचान प्रूव करनी है तो उसे एक पिल रिफाइन करके दिखानी होगी। फिर वो आगे बोलती है कि वो एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल बनवाना चाहती है क्योंकि अभी यही चीज उसके आगे बढ़ने में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। ये सुनकर ये झेंग अपने मन में सोचता है कि अगर ये पहले होता तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन अब उसके पास मायरियड वुड्स एफिनिटी बॉडी है जिसकी वजह से शायद वो इसे कर सकता है। फिर तुरंत ही ये झेंग का ऑरा बदलने लगता है। ये देखकर हुआंग तियानमे बोलती है कि इस डिसाइपल का ऑरा अचानक बदल गया है। फिर वो सोचती है कि क्या ये सच में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल बना सकता है।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये झेंग अपना काम शुरू कर देता है